भारत के बारे में पढ़ना है, भारत का सामान्य परिचय देखना है। ठीक है, आज से भारत का सामान्य परिचय, इसमें आकार उसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में पढ़ना है कि भारत जो है, भारत को प्राचीन काल से आज तक विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में भारत में जैसे ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या है कि भारत में एक भरत मुनि नामक एक प्रमुख जन थे। ठीक है, प्रमुख जन भरत मुनि, भरत के नाम पर, मतलब भारत के नाम पर जो प्रमुख जन उस टाइम में थे ऋग्वैदिक काल में, उनके नाम पे ही भारत का नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है। फिर एक प्रमाण और मिलता है जिसमें वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त काल से है। ठीक है, वायु पुराण का संबंध जो है गुप्त काल से। 3 पुराण है जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, एक तो वायु पुराण, दूसरा आपका मत्स्य पुराण, ठीक है, और विष्णु पुराण। 3 पुराण एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं कि इनका संबंध जो है किस काल से है या कौन से शासन काल से संबंधित है। जिसमें आपका मत्स्य पुराण जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है, वायु पुराण जो होता है गुप्त वंश से संबंधित है, और विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। ये तीनों पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी मिलती है। ठीक है, उनके पुत्र होते हैं भरत, उनके नाम पे ही भारत का नाम जो है भारत पड़ा है, भारत के नाम पे ही भारत का नाम भारत पड़ा है। एक तो आपका ऋग्वैदिक कालीन होता है, ऋग्वैदिक काल में एक प्रमुख जन थे, प्रमुख जन समुदाय, भारत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है, एक प्रमाण ये माना जाता है। दूसरा क्या है कि वायु पुराण में कौन है, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र जो होते हैं। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, राक्षस में ना लोग की कहानी स्टोरी की है। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, इनके पुत्र होते हैं भरत। ठीक है, ये पुत्र भरत के नाम पे भारत का नाम पड़ा है। ठीक है, और वायु पुराण, ऐसे 3 पुराण और है। एक तो वायु पुराण, इसका संबंध जो है गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। ठीक है, याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि गुप्त चीज जो होती है दिखाई नहीं देती है, तो वायु जो है हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो वायु पुराण का संबंध किससे, गुप्त वंश से। ऐसे एक और है आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण का संबंध किस शासन काल से है, और एक पूछा जाता है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण का पूछा, इसका संबंध जो है मौर्य काल से है, मौर्य काल। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं कि मौर्य मतलब मोर के पंख, और कौन धारण करता था, कृष्ण भगवान, जो कि विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, वैसे मिला के याद कर सकते हैं। लेकिन मत्स्य पुराण वाला जो है इनका संबंध किससे, सातवाहन वंश से। किससे है, सातवाहन। ठीक है, सातवाहन डायनेस्टी जब आती है उस समय मत्स्य पुराण का संबंध। ये तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, स्टेटमेंट में भी आ सकते हैं या मैचिंग करने के लिए पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत का नाम जो है सबसे पहले प्रामाणिक आधार पर अगर देखा जाए तो पुराणों में ही मिलता है कि भारत का नाम भरत के नाम पर पड़ा है, और भरत कौन है, दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र हैं। ठीक है, इसके अलावा भारत को जैसे मध्यकालीन इतिहास में देखा है, मध्यकालीन इतिहास में जो इतिहासकार थे, ठीक है, इतिहास लिखने वाले जो लेखक थे, उन्होंने भारत को जो है हिंद या हिंदुस्तान कहा है। क्या कहा है, मध्यकाल के इतिहासकारों ने भारत को क्या बोला है, हिंद या हिंदुस्तान। भारत ही एक ऐसा देश है जो मतलब कितने नाम है, हिंदुस्तान। और ये अरबी और फारसी जो इतिहासकार थे, कौन से इतिहासकार, अरबी और फारसी इतिहासकारों ने भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहा है। जबकि यूनानी जो ब्रिटिश लोग थे, यूनानी भाषा में एक शब्द होता है इंडोई। क्या नाम है, इंडोई। इंडोई वर्ड से इंडिया की व्युत्पत्ति हुई है। ठीक है, व्युत्पत्ति का मतलब क्या, कोई चीज पहले से थी, उससे अगर कोई नई चीज बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति। जबकि उत्पत्ति का मतलब क्या, ओरिजिन, जो सबसे पहले बनी होती है उसको हम उत्पत्ति बोलते हैं। ठीक है, और आधुनिक नाम जो भारत का एक अन्य नाम है भारत का, हम क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं। इंडिया जो शब्द मिला है भारत को, वो कौन सी भाषा के शब्द से है, यूनानी भाषा से। ठीक है, यूनानी भाषा के इंडोई शब्द है एक है। ठीक है, इंडोई, इससे इंडिया की व्युत्पत्ति होती है। इंडिया की जो व्युत्पत्ति होती है वो यूनानी भाषा के इंडोई शब्द से हुई है। ठीक है, ये बात पे क्या है, सामान्य परिचय है, जिसमें और भारत आर्टिकल नंबर 1 में भी बोला गया है
इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत, भारत को इंडिया कहा गया है। ठीक है, भारत के संविधान में आर्टिकल 1 में इंडिया को जो है मतलब भारत को जो है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया ही भारत है, ये कहा गया। अब हमें आज भारत का क्या सामान्य परिचय पढ़ना है। ठीक, और इसके बाद जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है भारत का वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज जो है भारत का सामान्य परिचय, जिसमें भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में 28 राज्य। टोटल राज्यों की संख्या कितनी है 28 राज्य है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है यूटी जो है टोटल आपके कितने हैं 8 है। कितने हैं 8। लेकिन मूल संविधान में जब भारत का संविधान बना उसके बाद 1956 का जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भारत में राज्यों की संख्या जो थी 14 थी और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 थी। ठीक है, शुरुआत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान में अगर राज्यों की संख्या की बात करें तो कितना है, वर्तमान में राज्य जो है आपकी स्टेट्स जो है कितने 28 है, जबकि यूटी जो है आपके इस टाइम 8 है। ठीक है, भारत में 2019 से 2019 तक, ठीक है 2031 अक्टूबर 2019 तक राज्यों की संख्या जो थी वो 29 थी। किंतु 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसका विभाजन हो गया, मतलब उसको इस यूटी 2 यूटी में बना दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा हटा के उसे यूटी बना दिया गया। तो राज्यों की संख्या घट के कितनी हो गई 28। जो 29वां राज्य बना था वो कौन सा था, भारत का 29वां राज्य 28वां, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 27वां। ठीक है, तो सबसे जो लास्ट में बना था भारत का राज्य वो कौन था, तेलंगाना। 2019 ये 2014 में बनता है। ठीक है, 2014 में तारीख होती है 2 जून की तारीख को इसको बनाया गया था। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था। जबकि इससे पहले 3 राज्य आपको सन 2000 में दिखाई देते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को 3 राज्यों का गठन हुआ था। तो सबसे बाद में जो राज्य गठित हुआ था उसका नाम क्या है, झारखंड। तो 28वें नंबर पे कौन था, झारखंड। और उससे पहले 9 नवंबर को जो हुआ था वो उत्तराखंड का गठन हुआ था। किसका हुआ था, उत्तराखंड का। और इससे भी पहले जो ये सब 2000 के हैं, 2000 के। ठीक है, और 26वें नंबर पे जो राज्य का गठन हुआ था वो आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इसका भी गठन जो है सन 2000 में हुआ था। नवंबर मंथ में तीनों होते हैं, एग्जाम में पूछे आते हैं, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। जबकि 28वें स्टेट तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या जो है 28 है और यूटीज की संख्या टोटल कितनी है 8 है। ठीक है, 25-26 मई 2020 से यूटीज की संख्या जो है पहले 9 थी इससे पहले, बट 2020 में 26 जनवरी की तारीख से यूटीज की संख्या घटकर 28 हो गई, घटकर कितनी हो गई 8 हो गई है। क्या हुआ, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जो है आपका इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को दोनों को एक साथ मर्ज करके एक अलग यूटी बना दिया गया, मतलब दोनों को एक साथ में करके। ठीक है, और उसकी जो राजधानी रखी गई वो क्या रखी गई है, दमन रखी गई है। उन दोनों की राजधानी क्या है, दमन। तो भारत में अभी यूटीज की संख्या टोटल कितनी है 8 है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो और राज्य हैं उनका गठन आप याद कर लेना। ठीक है, जिसमें आपका तेलंगाना, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा एक साथ में 1972 में बनते हैं। ठीक है, फिर 1975 में आपका सिक्किम बनता है, फिर 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का गठन होता है। ठीक है, ये आपने पहले लिखा है। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करना, एग्जाम में पूछे आते हैं अरेंज करने के लिए किसका गठन पहले हुआ किसका गठन बाद में हुआ। ठीक है, अरेंज करने के लिए अक्सर पूछा जाता है और वनडे एग्जाम वगैरह में यूजर डायरेक्ट भारत का आकार पढ़ना। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%
2.42% है लगभग। पूरे विश्व का क्षेत्रफल जितना है उसके क्षेत्रफल का कितना है भारत का क्षेत्रफल? 2.42% है लगभग। कितना बोलेंगे भारत का क्षेत्रफल भी कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। एरिया का यूनिट क्या होता है? स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है। स्क्वायर किलोमीटर याद से लेना। ये किसका क्षेत्रफल है? भारत का। भारत का क्षेत्रफल है और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। जबकि हम उत्तर से दक्षिण की तरफ जब जाते हैं इसकी टोटल लंबाई जो है ये आपकी 3214 पड़ती है। कितनी पड़ती है? 3214। किंतु आपकी पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई होती है ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। ये वाली लंबाई 2933 है और ये वाली लंबाई जो है 3214 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है, ठीक। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ये दोनों लाइन जो है मतलब अगर गलियारा देखा जाए, जो उत्तरी गलियारा है, उत्तर दक्षिण गलियारा, बट ये लाइन सीधी खींची, मैं गलियारे की बात करूँ, राजमार्ग की, ठीक है। जो उत्तर और दक्षिण गलियारा है और पूर्व पश्चिम गलियारा, ये एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, ठीक है। एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? झांसी में काटते हैं, ठीक है। वैसे लेकिन लंबाई अगर सीधा सीधा मेजर किया जाए तो 3214 है और ये 2933 किलोमीटर है, ठीक है। और भारत का जो आकार में भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो भारत जो है ग्लोब में कहाँ पे है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आता है। यहाँ पे भारत की स्थिति है, ठीक है। इस वाली लाइन पे 23.5 डिग्री के ऊपर, थोड़ा सा 23.5 डिग्री के नीचे, ठीक है। तो भारत से कर्क रेखा जाती है, भारत से क्या जाती है? कर्क रेखा। यहां से भारत से क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा जो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 8 राज्य। पहले तो आपका राजस्थान गुजरात पड़ता है, उसके बाद राजस्थान का थोड़ा सा क्षेत्र, ठीक है। आगे जो है आपको एमपी मिलता है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आपको क्या दिखाई देता? छत्तीसगढ़, फिर आपको झारखंड, आगे आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ पर आपको त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा, और लास्ट में आपको मिजोरम दिखाई देता है। क्या है? मिजोरम। टोटल 8 राज्यों से होके जाती है भारत की कर्क रेखा। कर्क रेखा ये हो गई, ठीक है। ऐसे ये कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री है। 23 सही 1/2 डिग्री, वो भी कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रेखा, ठीक है। 23 डिग्री 23.5 डिग्री को हम उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। ऐसे भारत से एक मानक समय रेखा खींची गई है, ठीक है। समय का निर्धारण करने के लिए मानक समय रेखा का बनाया गया है। भारत पूरे विश्व का अगर देखें 360 डिग्री में है, तो सभी देश 15-15 डिग्री पे एक अपना मानक समय निर्धारित करते हैं, ठीक है। और एक इसकी एक स्थिति और है कि 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो जितने भी देश अपना टाइम जोन बनाते हैं, सबका जितना भी टाइम जोन है सब 7.5 के मल्टीपल में होते हैं। कितने के मल्टीपल में होते हैं? 7.5। तो भारत का जो टाइम जोन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में आता है, क्योंकि बात यहाँ पे है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा, ठीक है। जब भी अक्षांश की बात करते हैं तो नॉर्थ की बात करते हैं, जबकि देशांतर की बात करते हैं तो भारत के लिए क्या होता है? ईस्ट का इस्तेमाल, मतलब पूर्व का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से एक लाइन जाती है 82.5 डिग्री वाला, ठीक है। ऐसे एक सीधी लाइन आती है जिसको हम क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये पूर्वी देशांतर, इसको बोलते हैं भारत का मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से भारत की मानक समय रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की मानक समय रेखा जो होती है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है? 5 राज्यों से होकर जाती है। पहले आपको यूपी दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद आपको MP दिखाई देगा, ठीक है। और फिर छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, उड़ीसा है, इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश दिखाई देता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश दिखाई देता है। तो टोटल कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से होकर आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जाती है।
ठीक है। ऐसे विश्व में जो फ्रांस है उसके पास सबसे अधिक टाइम जोन है। तो एग्जाम में पूछा था सबसे अधिक टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है। रूस के पास 11 है। वैसे फ्रांस के पास देखा जाए तो 12 तो है ही, बट एक और है अंटार्कटिका वाला जो अपना दावा करता है, तो टोटल मिला के 13 होते हैं। वहीं अमेरिका के पास लगभग 10 है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के पास समथिंग 8 वगैरह है, ठीक है। तो फ्रांस का याद रखना कि सबसे अधिक टाइम जोन किसके पास है? फ्रांस के पास है, ठीक है। और रूस के पास जो है कितना है? 11 है। 2 याद रखना, ठीक है। और भारत में जो मानक समय का निर्धारण किया गया, और भारत में भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो यहाँ पे जो भारत की मुख्य भूमि है कन्याकुमारी, ठीक है। कन्याकुमारी के पास में आपको 8 डिग्री 4 मिनट, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट दिखाई देता है। 4, इसको क्या बोलते हैं? ईस्ट देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये वाली जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर कहा जाता है। सॉरी, ये तो नॉर्थ होगा। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, क्या बोलते हैं? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है, ठीक है। कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट। और ऐसे ही ऊपर आपको क्या मिलेगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल के पास में 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। दोनों जगह पे उत्तरी वर्ड लिखा हुआ ध्यान देना, ठीक है। ये साउथ में भले ही है लेकिन उत्तरी, क्योंकि हम पूरा देखते हैं किससे? पूरे विश्व के आधार पे इसको हम देखते हैं, तो दोनों साइड में उत्तर लिखा जाता है। ये कंफ्यूजन होता है कि साउथ में भारत का अगर स्थिति पूछा जाता है तो हम 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी बोल देते हैं गलती से, ठीक है। फिर भी अगर दक्षिण कन्याकुमारी की भी अगर लोकेशन पूछा जाए कि भौगोलिक स्थिति कितनी है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्थ में भी उत्तरी अक्षांश ही रहेगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन में क्या लिखा जाएगा? उत्तरी वर्ड, नॉर्थ, ठीक है। और ऐसे ईस्ट में देखेंगे अगर, ईस्ट में जो सॉरी वेस्ट, ये तो वेस्ट है आपका गुजरात वाला। वेस्ट में क्या है? ऐसे 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट है। और ये जो है आपका कौन सा है? पूर्व में है भारत, तो इसका क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ये पश्चिम डायरेक्शन में है, ठीक है, गुजरात वाले तट पे। ये गुजरात तट है। ऐसे ही पूरब में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखाई देगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। इसको भी हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। इसको भी क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर। ये देखो इधर पूरा आ रहा है, नहीं उधर नहीं आ रहा। कहाँ तक? हल्का सा है। अच्छा, ये कट है पूरा, थोड़ा सा टर्न कर दें। हाँ हल्का सा। इसको ही करते हैं। हाँ हल्का सा। हाँ हो गया। तो 97 डिग्री 25 मिनट जो है पूर्वी देशांतर अरुणाचल प्रदेश वाला है, ठीक है। और इधर जो है आपका कौन सा? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। दोनों डायरेक्शन में हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है। पश्चिम दिशा में इधर 68 है, इधर 97 है, ठीक है। कैसे? क्योंकि यहाँ से हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 डिग्री जीएमटी लाइन से बढ़ते हैं, तो 0 के बाद सबसे पहले क्या आता है? 68 मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद 97 मिलेगा। तो सबसे पहले पश्चिम डायरेक्शन वाले में आपको गुजरात दिखाई देगा, ठीक है। तो इधर जो है 68, गुजरात के डायरेक्शन में क्या है? 68। और जबकि अरुणाचल प्रदेश में आपको क्या मिलता है? 97। जैसे जैसे हम ईस्ट की तरफ जाते हैं जो देशांतर की डिग्री है वो बढ़ती जाती है, और नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो देशांतर की डिग्री बढ़ती जाती है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कैसे? जो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से एक लाइन गई है, सॉरी कर्क रेखा और मानक समय रेखा IST, ये दोनों एक दूसरे से छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? छत्तीसगढ़ में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक दूसरे को कहाँ विभाजित करते हैं, तो उसका स्थान का लोकेशन का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। अर्थात अगर पठार पूछा जाएगा तो छोटा नागपुर का पठार जो होता है इनके विभाजन बिंदु पर स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा जो है या भारतीय यमोत्तर रेखा, ये एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में विभाजित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 68 डिग्री 60 मिनट जो है, और उधर आपका कितना? 97 डिग्री 25 मिनट, और नीचे क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और ऊपर क्या? 37 डिग्री 6 मिनट। इसके अलावा भी भारत की मुख्य भूमि के अलावा भी द्वीपीय देश है, द्वीपीय यूटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार दिखाई देता है नीचे,
ठीक है, अंडमान निकोबार, एक तो अंडमान आता है, दूसरा जो है नीचे बार निकोबार है। तो यहाँ पे निकोबार वाला जो है वहाँ पे एक स्थान है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसका जो अवस्थिति है वो कितनी है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश उसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इंदिरा कॉल का पूछा जाए तो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, जबकि इंदिरा पॉइंट जो होता है नीचे है। इंदिरा पॉइंट आपके ग्रेट निकोबार में दिखाई देता है। कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में, जबकि इंदिरा काल जो है आपका सियाचिन के पास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, अगर इनका लोकेशन की बात करें, सबसे पूर्वी बिंदु एग्जाम पूछा, अच्छा सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, पूर्वी राज्य इधर है अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी राज्य क्या है, गुजरात है, और सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, राज्य राज्य उससे तो कोई निकलती नहीं है, हिमाचल प्रदेश है। अगर स्टेट पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो है यूटी से। ठीक है, राज्य ध्यान देना, जब भी राज्य की बात आएगी तो क्या होगा, हिमाचल प्रदेश। और सबसे दक्षिणतम राज्य आपका क्या दिखाई देता है, तमिलनाडु। ठीक है, और यूटीज में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे क्या होगा, अंडमान निकोबार है। ठीक है, और कन्याकुमारी का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी मानी जाती है। क्या है, कन्याकुमारी जो है सबसे दक्षिणतम पॉइंट है। ये कौन सा है, कन्याकुमारी है। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है, इंदिरा पॉइंट, जो कि सुनामी से इसी को क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट, और ये कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, ग्रेट निकोबार। निकोबार को भी दो भागों में बांटते हैं, कार निकोबार, एक ग्रेट निकोबार। तो जो नीचे वाला है उसे हम ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो ग्रेट निकोबार में क्या है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है, जो कि 2004 के सुनामी में डूब गया है। ठीक है, इसके बाद सबसे पूर्वी जो आपका बिंदु है, यह सबसे पूर्वी भाग है अरुणाचल प्रदेश का, किबीथू है। कौन सा है, किबीथू। किबीथू जो है ये आपका सबसे पूर्वी बिंदु है। और सबसे पश्चिमी आपको क्या दिखाई देता है, गुहार मोती या गुहार माथा में बोलते हैं। ठीक है, गुहार मोती जो है आपका सबसे पश्चिमी है, जो कि गुजरात में स्थित है। और सबसे उत्तरी में क्या दिखाई देता है, इंदिरा कॉल, जो कि आपके लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पे, लद्दाख। और लद्दाख की राजधानी क्या है, ले। क्या है, ले। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल के श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और वो दक्षिणी अंडमान में, साउथ अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कौन से अंडमान में स्थित है, साउथ अंडमान में स्थित है। ठीक है, इसको अगले वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, जब भारत की ज्योग्राफिकल स्थिति देखेंगे, मतलब ज्योग्राफिकल जैसे हिमालय वगैरह, तटीय क्षेत्र और द्वीपी वगैरह देख पढ़ेंगे। तो उसमें जो है अंडमान को हम किस में पढ़ेंगे, अंडमान जो होता है 4 भागों में है, उत्तरी अंडमान, नॉर्थ, फिर मिडल, फिर साउथ, उसके बाद आपका स्मॉल अंडमान। 4 अंडमान में उसको पढ़ते हैं। और निकोबार को जो है 2 भागों में पढ़ते हैं, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, सबसे ऊपर आपको लद्दाख दिखाई देता है, उसके नीचे कौन सा राज्य है, यूटीज है, जम्मू कश्मीर। लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह है। उसके नीचे आपको जम्मू कश्मीर दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और कश्मीर दोनों है। श्रीनगर जो होता है, क्योंकि श्रीनगर देखो लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऊपर है, तो ठंडी वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी। तो जब ठंडे अगर क्षेत्र है तो राजधानी इसको ग्रीष्मकालीन बनाई जाएगी या शीतकालीन, ग्रीष्मकाल के लिए हम ठंडे प्रदेशों में जाते हैं। ठीक है, तो जो आपकी श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन है, जबकि कश्मीर जो है कैसी है, शीतकालीन है। उसके नीचे आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देता है, जिसकी राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। ऐसे ही आपको इतिहास में याद आ रहा होगा, शिमला सम्मेलन हुआ था। ठीक है, शिमला सम्मेलन जो है 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 में हुआ था। ठीक है, इसी से पहले आपको 14 जून आता है। 14 जून को जो है 14 जून 1945 को वेवेल योजना आई थी। ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे, तो उनसे संबंधित एक योजना थी वेवेल योजना। इन दोनों का क्रम पूछा जाता है एग्जाम में हमेशा। 14 जून को जो है वेवेल योजना है, 1945 में ही है, जबकि 25 जून से 14 जुलाई के बीच में आपको शिमला सम्मेलन दिखाई देता है। ठीक है, तो वेवेल योजना पहले है, शिमला सम्मेलन बाद में। ठीक, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला। और हिमाचल प्रदेश में आपको धर्मशाला वगैरह दिखाई देता है। ठीक है, धर्मशाला क्षेत्र है ना, यहाँ पे क्रिकेट वगैरह भी होता है धर्मशाला में। और नीचे आते हैं तो आपको उधर उत्तराखंड दिखाई देता है, जिसकी 2 राजधानी है। एक तो प्रस्तावित राजधानी है गैरसैंण, दूसरी क्या है, देहरादून। ठीक है, एक गैरसैंण है और एक देहरादून।
देहरादून जो है वो ग्रीष्मकालीन है, जबकि गैरसैंण जो बनाई जा रही है वो शीतकालीन राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको हिमाचल प्रदेश दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश शिमला हो गया ऊपर, मतलब उसके नीचे आएंगे तो पंजाब है, पंजाब हरियाणा, ठीक है, पंजाब है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तीनों पहले एक ही राज्य थे, पंजाब राज्य के नाम से जाना जाता है। पंजाब वो इतिहास में मतलब उसको पूरा पढ़ते हैं, ये आपका हमें बेसिक दिखना है। तो जो आपका पंजाब राज्य है इसका पुनर्गठन जो है 1966 में होता है। ये इस बार के एग्जाम में पूछा भी गया था पंजाब राज्य से लेके, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन था कि पंजाब राज्य अलग से तो पढ़ते नहीं राज्यों के गठन में, वो पंजाब का पुनर्गठन दिया गया था। ठीक है, तो पंजाब का पुनर्गठन जो है ना 1966 में हुआ था। तो याद रखना पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था, 1966 में हुआ था। और 1966 में ही आपका हरियाणा राज्य का गठन होता है। ठीक है, हरियाणा राज्य 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन के बाद एक हिंदी भाषी राज्य के रूप में अलग हुआ था। ठीक है, और वहीं से आपको हिमाचल प्रदेश भी अलग होता है 1971 में, पंजाब से विभाजित होकर 1971 में हिमाचल अलग हुआ था। और वो कब हुआ था हिमाचल, पंजाब का जब विभाजन हुआ था 3 चीज बने थे, एक तो आपका हिमाचल प्रदेश बनता है अलग से, इसका गठन होता है 25 जनवरी 1971। ठीक है, और हरियाणा इसी से बना है, हरियाणा का गठन जो होता है वो 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना। और पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ, 1966 में हुआ। ठीक है, जबकि इसका स्थापना बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 में इसको स्थापित एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया था। ठीक, ये पहले से ही राज्य है, और जबकि पुनर्गठन जो है इसका 1966 में। ठीक, और इसी से पंजाब के क्षेत्र में ही चंडीगढ़ आता है। ठीक है, पंजाब में चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ जो है कि यूटी है, क्या है यूटी है। और इसमें पंजाब आपका चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, और क्या बना था हिमाचल प्रदेश, इन तीनों को याद रखना, तीनों का गठन भी डेट याद रखना। ठीक है, और चंडीगढ़ की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, और पंजाब की, ठीक है, पंजाब का क्या है चंडीगढ़। और उसके बाद आपको क्या मिलता है, नीचे आएंगे तो राजस्थान, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, क्या है जयपुर। और उसके नीचे आने पे आपको गुजरात दिखाई देगा, यहाँ पे गुजरात, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, क्या है गांधीनगर। यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मतलब इसके नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, क्या है मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। यहाँ पे आपको छोटा सा गोवा दिखाई देगा, गोवा की राजधानी क्या है पणजी है, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। क्षेत्रफल के आधार पर अगर बांटा जाए तो सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़े राज्यों का अगर अवरोही क्रम में लिखा जाए तो सबसे बड़ा कौन आएगा, राजस्थान। उसके बाद आपका है मध्य प्रदेश, इनका नाम याद रखना क्रम से। ठीक है, मध्य प्रदेश। उसके बाद आपका है महाराष्ट्र, फिर आपको यूपी याद रखना, चौथे नंबर पे यूपी का स्थान है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, चौथा है। ठीक, उसके बाद जो आपका गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और सबसे छोटे राज्य में देखा जाए तो गोवा याद रखना, गोवा इंपॉर्टेंट है। सबसे नीचे आपका जो है गोवा है, लगभग 3700 समथिंग है। और गोवा के नीचे आपको सिक्किम दिखाई देगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सिक्किम है। सिक्किम के बाद आपको त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद जो है नागालैंड, कौन है नागालैंड। ठीक, नागालैंड के बाद फिर मिजोरम वगैरह है। कम से कम आप सबसे बड़े वाले में से 4 याद करो और सबसे छोटे वाले में से मिनिमम 3 तो याद रखो। ठीक है, नागालैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अगर वही जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन से है, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है आपका वो यूपी है, पहले नंबर पे है। ठीक है, यूपी के बाद आपको महाराष्ट्र दिखाई देगा, कौन सा है महाराष्ट्र। फिर बिहार, बिहार जो तीसरे नंबर, इसके बाद पश्चिम बंगाल है, चौथे नंबर पे क्या है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, कम से कम आप 3 याद रखो जरूर। और सबसे छोटा क्या है आपका सिक्किम,
सिक्किम सबसे छोटा, यही याद रखना आपको, सिक्किम जो है सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? सिक्किम है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा? गोवा है। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको कर्नाटक दिखाई देता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। नीचे केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है, चेन्नई उत्तरी भाग में है। और चेन्नई वो स्थान है जहाँ से हम क्या करते हैं? समुद्र की ऊंचाई, विभिन्न स्थानों की ऊंचाई जो है कहाँ से मेजर करते हैं? चेन्नई से। इसको आप नोट कर लेना। चेन्नई से क्या होती है? चेन्नई में जो होता है शीतकालीन वर्षा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक शीतकालीन वर्षा कहाँ पे होती है? चेन्नई में ही होती है। चेन्नई एक पोर्ट भी है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु का एक पोर्ट भी है, बंदरगाह है। और चेन्नई में शीतकालीन वर्षा भी सबसे ज़्यादा होती है। शीतकालीन वर्षा जो होती है मैक्सिमम यहाँ पे सबसे अधिक जो होती है, पूछा जाए एग्जाम में कहाँ पे होती है? चेन्नई में ही होता है। और चेन्नई से क्या होता है? सागर तल की ऊंचाई, सागर तल से ऊंचाई, किसी भी क्षेत्र की अगर ऊंचाई आपको मेजर करनी है, सागर तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो देखते होंगे प्लेटफॉर्म के लास्ट में एक बोर्ड लगा रहता है, उस पर लिखा रहता है इतनी मीटर की हाइट पे ये प्लेटफॉर्म स्थित है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र या आपको जो माउंट एवरेस्ट की हाइट बताई जाती है वो सागर तल से ही मेजर की जाती है। ठीक है, क्योंकि सागर का तल है जो स्थिर माना जाता है। सागर का तल का क्या है? स्थिर माना जाता है, इसीलिए किसी भी हाइट को सागर तल से मेजर करते हैं। और भारत में जो ये मेजरमेंट किया जाता है वो चेन्नई से किया जाता है। ठीक है, अलग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु के ऊपर आपको दिखाई देता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था आपका तेलंगाना। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? 3 राजधानी है उसकी, एक तो विशाखापट्टनम है, कुर्नूल है, और विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। क्या है? अमरावती जो है, इसकी 3 राजधानी विशाखापट्टनम की। वैसे मेन राजधानी उसकी मुख्य राजधानी क्या है? वाइजैक, मतलब विशाखापट्टनम उसकी जो है मुख्य राजधानी है। विशाखापट्टनम जो है एक पोर्ट का भी नाम है, बंदरगाह भी है, जो कि एक लैंडलॉक पोर्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है। और लैंडलॉक पोर्ट है और सबसे गहरा पोर्ट भी है। ठीक है, कैसा पोर्ट है? वो सबसे गहरा पोर्ट है भारत का, और एक लैंडलॉक पोर्ट है। ठीक है, स्थलबद्ध पोर्ट है। ये इस बार के एग्जाम में पूछा गया था, आर वाले एग्जाम में। ठीक है, लैंडलॉक पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम, यही क्वेश्चन आया था। आंध्र प्रदेश के ऊपर जब जाते हैं तो उड़ीसा दिखाई देगा, और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी जो है भुवनेश्वर। इसके बीच में आते हैं तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर। अटल नगर, उसका नाम बदल दिया गया है, अटल नगर। और इसके आगे जाएंगे ऊपर बिहार मिलेगा। बिहार से अलग हुआ झारखंड। ठीक है, झारखंड का जो राजधानी वो क्या है? रांची। और बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ही। ठीक है, और लखनऊ भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी थी? 26 को आई थी, 26 को ही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी 24 जनवरी स्थापना दिवस है 24 जनवरी 1950। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर पूर्णतः देखा जाए तो 1935 में बनती है। कब बनती है? 1935 में लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की पूर्णतः राजधानी बनती है, क्योंकि आंशिक रूप से इसे 1921 में बनाया गया था। आंशिक रूप से लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की 1921 में बनी थी, जबकि पूर्णतः कब बनी थी? 1935 में। ठीक है, उसके पहले आगरा, फिर इलाहाबाद, कई राजधानी मतलब उत्तर प्रदेश की होती है। ठीक है, आगरा इलाहाबाद भी है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर लखनऊ का याद रखना, लखनऊ जो है आंशिक रूप से 1921, किंतु 1935 में जाके पूर्णतः राजधानी बनती है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स होते हैं सबको 7 सिस्टर कहा गया, 7 बहनें। उन्हीं का एक ब्रदर स्टेट होता है। ठीक है, उन्हीं का एक ब्रदर स्टेट है जिसको हम क्या बोलते हैं? सिक्किम बोलते हैं। सिक्किम जो है क्या है? एक ब्रदर स्टेट है। सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटोक है। और सिक्किम में ही एक पर्वतमाला है, पर्वत दिखाई देती है, जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा जो है एक क्या है? नेशनल पार्क भी है। ठीक है, और पर्वत भी है। आगे आपको इसमें देखते हैं सबसे बड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है वो असम दिखाई देता है। असम जो है यहाँ से ऊपरी भाग में इसके फैला हुआ है असम। और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरुणाचल प्रदेश। इस क्षेत्र में क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। इस वाले क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है। और इसके नीचे जो है नागालैंड है, यहाँ पे नागालैंड होता है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। ठीक है, और असम की राजधानी क्या है? यहाँ पे असम है, मेघालय। यहाँ पे सिक्किम मान लो। ठीक है, सिक्किम की क्या है? गंगटोक। नीचे आएंगे, असम से ही अलग हुआ था मेघालय। यहाँ पे मेघालय दिखाइएगा आपको। मेघालय की राजधानी क्या है?
शिलोंग। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। और नागालैंड के नीचे आपको मणिपुर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मणिपुर। मणिपुर की राजधानी जो है इम्फाल। क्या है? इम्फाल। और मिजोरम की राजधानी तो आइजोल। यहाँ पे एक राज्य है त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा जो है जिसकी राजधानी अगरतला है, ये बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, सिर्फ पूर्व की दिशा में छोड़ दिया जाए तो 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा हुआ है। ये सभी राज्य हैं, इनकी राजधानी याद रखना। ठीक है, इसके अलावा जो भारत को जो है कुल 6 जोन में बांटा गया है। कितने अंचल में बांटा गया है? 6 अंचल में बांटा गया है। उन 6 अंचल में अगर आपको लोकेशन याद रहेगा तो उनको याद करना आसान होता है। एक तो उत्तरी अंचल मतलब नॉर्थ जोन आएगा, जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो नॉर्थ जोन आएगा। फिर साउथ डायरेक्शन में साउथ जोन, पूर्व में जाएंगे तो आपको पूर्वी जोन दिखाई देगा। ठीक है, और बीच में आपको क्या है? मध्य जोन दिखाई देता है। पश्चिम में पश्चिमी जोन, और इधर नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट जोन होते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस जोन में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। ठीक है, पहले लिखना नॉर्थ जोन, उत्तरी अंचल। कुल कितने अंचल में बांटा गया है? 6 उत्तरी अंचल मतलब नॉर्थ जोन। अंचल को जोन बोलते हैं। उत्तरी अंचल में आपको सबसे ऊपर जो लद्दाख दिखाई दे रहा है, एक तो लद्दाख, और उसके नीचे आपको क्या दिखाई देता है? जम्मू कश्मीर। और उसी के नीचे आपको हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से अलग हुआ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। ये अलग हुए ना हिमाचल पंजाब से ही। तो पंजाब से जितने भी अलग हैं वो सभी, साथ में आपको दिल्ली जो यूटी है दिल्ली, वो भी उत्तरी अंचल में स्थित है। तो मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ आपको लद्दाख दिखाई देगा, फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसी के नीचे पंजाब, पंजाब से ही अलग हुआ था हिमाचल प्रदेश, और पंजाब से ही अलग हुआ था हरियाणा, और उसी से अलग हुआ है चंडीगढ़, साथ में दिल्ली। इतने राज्य जो होते हैं कौन से जोन में रखे गए हैं? उत्तरी अंचल। उत्तरी अंचल इसको नॉर्थ जोन में रखा गया। उत्तराखंड इसमें शामिल नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, एक तो आपको लद्दाख है, और कौन सा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली। ठीक है, इतने राज्य जो हैं इनको नॉर्थ जोन में रखा गया। फिर नीचे बढ़ते हैं तो मध्य जोन दिखाई देता है। ठीक है, ये कौन सा जोन है? मध्य जोन, मिडिल। ठीक है, मध्य जोन, मध्य जोन मतलब मध्य अंचल जिसको बोलते हैं। और इसमें आपको यहाँ पे उत्तराखंड दिखाई देगा। उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, ये 4 जो होते हैं याद करना आसान है। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये 4 जो होते हैं किसमें आते हैं? मध्य जोन के अंतर्गत रखे गए। एक तो आपका एमपी, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, और यूपी है, और कौन सा? उत्तराखंड है। यूपी से अलग हुआ उत्तराखंड, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़। ये चारों जो होते हैं किसमें आते हैं? मध्य जोन में आते हैं। और इसी से अगर पश्चिम दिशा में बढ़ते हैं तो सिर्फ 2 राज्य दिखाई, 3 राज्य आपको दिखाई देते हैं, जिसमें यहाँ पे आपको राजस्थान दिखाई देता है, नीचे महाराष्ट्र, और उसी के बगल में आपको गोवा दिखाई देता है, गोवा। और इसके अलावा एक यूटीज है, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। ठीक है, दोनों साथ में हो गए। तो दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये पश्चिमी जोन है, वेस्टर्न जोन। पश्चिमी जोन में कौन कौन से हैं? राजस्थान सबसे ऊपर है, फिर गुजरात, इसके बाद आपको महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। दादरा नगर हवेली एवं दमन एवं दीव। ठीक है, इसकी जो एक ही राजधानी है दमन ही है। क्या है इसकी राजधानी? क्या है? दमन है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आते हैं? राजस्थान आता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। मतलब 1 2 3 4 स्टेट और एक यूटी आते हैं। ठीक है,
मिडिल वाले में जो है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है और यूके है। वो याद करना आसान है, ठीक है। उत्तराखंड को ध्यान रखना, उत्तराखंड जो है उत्तरी अंचल में नहीं आता, ऐसा लगता है कि उत्तरी अंचल का पार्ट होगा वो, ठीक है। जबकि दिल्ली किसमें रखा गया, उत्तरी अंचल में, वो मिडिल वाले में नहीं है, ठीक है। और पूर्वी जोन में चलते हैं, ये आपको पूर्वी जोन दिखाई देगा, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो कौन सा, पूर्वी है। तो ये याद करना आसानी है। सबसे पहले क्या था, पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से ही बिहार अलग हुआ तो बिहार भी आएगा, और बिहार से ही अलग हुआ उड़ीसा, ठीक है, और बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। दोनों एक ही मतलब सब साथ में ही अलग हुए ना। पश्चिम बंगाल था पहले, पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ बिहार में 1912 में, 1912 में बिहार में, फिर 1936 में जाके उड़ीसा अलग होता है बिहार से, फिर 2000 में जाके झारखंड अलग होता है। सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है। 1 अप्रैल 1936 को कौन अलग होता है, उड़ीसा अलग होती है, और बिहार स्वयं पश्चिम बंगाल से अलग होता है कब, 1 अप्रैल 1912 को, ठीक है। इसका गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1912, घोषणा 22 मार्च को हो गई थी, ठीक है। पूर्वी जन जो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होती है ना, इसी आधार पे होती है, जोन के आधार पे ही होती है। तो क्षेत्रीय परिषद के अगर पूछे जाएंगे जिले स्टेट्स कौन कौन से, तो लिखना आसान है, ठीक है। पूर्वी जन में कौन कौन सा है, तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ बिहार, बिहार से अलग हुआ कौन, उड़ीसा, उड़ीसा, और बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। ये चारों एक साथ में, ठीक है। इनका भी याद करना आसान ही है एक साथ में, क्योंकि सब एक ही से बने हुए हैं, ठीक। और सबसे नीचे आपको जितने भी अब दिखाई देंगे बचे हुए, ठीक है, वो सब किस में जाएंगे, साउथ जोन में जाएंगे। साउथ जोन में क्या क्या आएगा, एक तो आपको कर्नाटका दिखाई देगा, उसके नीचे केरल, यहाँ पे कर्नाटक, यहाँ पे केरल, इस क्षेत्र में तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्रा और इसी तेलंगाना। इसके अलावा अंडमान निकोबार, इधर आपको लक्षद्वीप, ठीक है, और यहाँ पे आपको पुडुचेरी, माहे एवं कराईकल, जो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, साउथ जोन के अंतर्गत आते हैं, दक्षिणी जोन। दक्षिणी जोन में आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। ये सब जो होते हैं साउथ जोन के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। अगर क्षेत्रीय परिषद की बात की जाएगी, क्षेत्रीय परिषद का जो गठन हुआ था वो राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया था, और उसमें 5 जोन थे उस टाइम। कितने जोन थे, 5 जोन, यही 5 जोन होते हैं, ठीक। इसके बाद 1971 में 1971 में एक नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद अधिनियम लाया गया, जिसके तहत आपको नॉर्थ ईस्ट वाले को शामिल किया गया था, ठीक है। पहले कितने जोन थे, 5 जोन, 1956 के अधिनियम के तहत। फिर 1971 में अधिनियम लाया गया 1971 नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रीय परिषद अधिनियम लाया गया। उसके तहत आपको जो क्षेत्रीय परिषद में इधर 8 राज्य शामिल होते हैं। कितने राज्य शामिल होते हैं, 8 राज्य। तो सबसे अधिक राज्यों की संख्या देखेंगे तो इसमें 2, 4, 5 ही राज्य हैं, बाकी यूटीज हैं, जबकि सबसे अधिक राज्य अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में ही आते हैं। छोटे छोटे राज्य, उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर जो पूर्वोत्तर जोन के अंदर कौन कौन, 7 सिस्टर, 7 बहन, लिख दो उसका नाम क्या, 7 सिस्टर आती है इसमें, 7 बहन प्लस 1 ब्रदर स्टेट, ठीक है। और ब्रदर स्टेट किसे बोलते हैं, सिक्किम को बोलते हैं, ठीक है। और 7 सिस्टर में आता है असम आता है, ठीक है, असम से ही अलग हुआ था मेघालय, ठीक। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये 7 सिस्टर में आते हैं और इनको पूर्वोत्तर जोन के अंतर्गत रखा गया। इसको ध्यान रखना, ठीक। ऐसे आपके राज्यों के नाम भी 28 याद करना आसान रहता है, मैप के अकॉर्डिंग लिखे या लिखा जाता है। और यूटीज की बात करें, टोटल यूटीज जो है कितने हैं, 8 है। एक आपको चंडीगढ़ में दिखाई देता है, ठीक है, चंडीगढ़ मतलब पंजाब हरियाणा के पास में, एक दिल्ली है, उसके अलावा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव जो गुजरात वाले क्षेत्र में दिखाई देता है, उसके नीचे आएंगे तो लक्षद्वीप दिखाई देगा, और इधर जाएंगे तो आपको पुडुचेरी,
और अंडमान निकोबार, ठीक है। मतलब टोटल 8 यूटीज दिखाई देते हैं। इस साइड में आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पे जो है पूरा क्या है, बंगाल अरब सागर। ये कौन सा क्षेत्र है, अरब सागर। अरब सागर जो है भारत के कौन से डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। जबकि इस साइड में आपको क्या दिखाई देता है, साउथ ईस्ट, बंगाल की खाड़ी। इस क्षेत्र में क्या, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, जो कि साउथ ईस्ट में स्थित है। इसी बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो इनका लोकेशन भी कभी कभी स्टेटमेंट में देख के पूछ लेता है कि आपका अंडमान निकोबार जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है, तो गलत है, वो दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहाँ जल्दी जल्दी एग्जाम में क्या होता है, गलती हो जाती है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व में है, लेकिन अरब सागर जो है दक्षिण पश्चिम में है, और अरब सागर में ही लक्षद्वीप स्थित है भारत का, ठीक है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है, जबकि अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, और वो साउथ अंडमान में स्थित है। कौन सा अंडमान में स्थित है, साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान में स्थित है, ठीक है, इसको याद रखो। इसके अलावा जैसे यहाँ देखते थे अभी 68 डिग्री 7 मिनट था, कितना था, 7 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे कितना था, उल्टा है। ये कितना, 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट जो है पूर्वी देशांतर, ठीक है। इन दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का आता है। उधर वैसे उत्तर और दक्षिण का देखा जाए और पूर्व पश्चिम का देखा जाता है तो लगभग कितने डिग्री का अंतर आता है, 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का कितने डिग्री है, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब कितना होता है, एक घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री, ठीक है। एक घंटे में 15 डिग्री होती है, सूर्य एक स्थान से आगे बढ़ रही है, और ऐसे 30 डिग्री में टोटल कितना हो जाएगा, 2 घंटे का अंतर होता है। तो ये याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक में जो समय का अंतर होता है, कितने समय का अंतर होता है, 2 घंटे, मतलब 30 डिग्री बराबर कितना होगा, 2 घंटे का अंतर होता है। तो गुजरात में 2 घंटे समय क्या होता है, 2 आवर्स। सन जो होता है लेट दिखाई देता है, यहाँ पे सूर्य जो होता है लेट पहुंचता है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य जल्दी पहुंचता है। इसीलिए जो है एक अलग से टाइम जोन की मांग की गई है, ठीक है। बट उस टाइम जोन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी होंगे, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट मतलब फ्लाइट वगैरह हो गया, इनसे दिक्कत भी होगी, ठीक है। दोनों में असमानता दिखाई देगी कार्यशैली में, किंतु रीजन क्या दिया गया था टाइम जोन के लिए कि वहाँ पे सूर्योदय जल्दी होता है, तो लोग जल्दी उठते हैं, काम करने का समय जल्दी होना चाहिए, उससे ऊर्जा की बचत भी होगी, ठीक है। बिजली खपत भी होगी ज़्यादा ना, कि अगर हम 10 बजे ही करें, 10 बजे के अकॉर्डिंग करेंगे तो शाम के 6 बजे तक करेंगे, और फिर लाइट ज़्यादा यूज़ की जाएगी। अगर सूर्य के हिसाब से चले तो क्या होगा, ऊर्जा की इसमें बचत होगी, ठीक है। ऐसे ही 82.5 डिग्री, कितने 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री जो आपका IST होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IST कितना है, 82.5 डिग्री, और 1 डिग्री आप जैसे अभी 1 घंटा पड़े था ना, 1 घंटा 1 आवर्स पर कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री, तो 60 मिनट बराबर कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट। आप इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल जीरो के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो इंडियन स्टैंडर्ड इसमें क्या करेंगे, 82.5 गुणे 4, 330, ठीक है। ये 330 का लगेगा मिनट, 330 मिनट हो, 330 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.5। अगर हम डिवाइड करें 5.5 आवर, ये 10.5 के मतलब आधा, तो 30 मिनट इसको बोलेंगे, तो 5 घंटे 30 मिनट जो है भारतीय टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम GMT टाइम से आगे है, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से भारत का जो समय है कितना आगे है, GMT से। बार एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछा गया, GMT का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रीनविच मीन टाइम। इससे भारत का समय कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। 5 आवर 30 मिनट भारत का समय जो है GMT से आगे है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर भारत के समय से अगर किसी भी लोकेशन की स्थिति देखें या वहाँ पे समय क्या होगा,
इसी में से क्या करें 82.5 में से उस चीज़ को घटा देंगे, या आगे रहेगा तो उसको उसमें से घटाते हैं, जितना डिग्री का अंतर आता है उसमें हम समय का मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री के साथ में, तो वहाँ से आपके समय का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, या तो पूछ ले भारत के समय, अगर भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे दोपहर के 12 बज रहे हैं तो 120 डिग्री पे कितना होगा। ठीक है, तो 120 में से उतना माइनस करके हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, भारत की तटीय रेखा की बात करते हैं। ठीक, तटीय रेखा, पहले जो भारत की तटीय रेखा थी वो 7516 से, ठीक, कितनी मानी जाती है 16.6 किलोमीटर है, किंतु उसमें एक आधार रेखा जो होती थी वो सीधी होती थी, तटीय रेखा जो होती थी सीधी, और वो मैनुअल की गई थी, मतलब मानवीय ह्यूमन के द्वारा, मनुष्य के द्वारा उसका मेजरमेंट किया गया, तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। ठीक है, इस बार जो किया गया वो भूस्थानिक उपग्रहों या सैटेलाइट्स के माध्यम से किया गया है, और उसमें जो तट है, तटों के अलावा जो भी खाड़ियाँ वगैरह होती है उनको भी काउंट किया गया है, तो तटीय रेखा की अब लंबाई जो है अपेक्षित बढ़ गई है। ठीक है, पहले कितनी थी, पूर्व में जो है तटों की लंबाई 75-16.7 लगभग, अब जो है वर्तमान में कितनी है 11,098 किलोमीटर, 10 में लगभग है 11,098.6 समथिंग है। ठीक है, तो ये याद करना इसलिए आसान है, इसको क्या करना आप इसमें अगर 2 ऐड करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। अगर इसमें अगर 2 ऐड करेंगे क्या हो जाएंगे, याद करने के लिए सिंपल नंबर ये मिलेगा, तो याद कर लो 1110 -2 11,098, याद करने फिर कभी नहीं बोलेंगे। तो तटों की लंबाई में जो है ये परसेंटेज अगर वृद्धि देखा है तो लगभग 47% के लगभग आसपास दिखाई देता है। कितना परसेंट वृद्धि दिखाई दे रहा है, लगभग 47%, 47.6%। कितना परसेंट है, 47.6% के आसपास ये वृद्धि दिखाई देती है। हाँ, 47.6% के आसपास ये वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, और तटों की लंबाई में, अच्छा भारत में तटीय राज्यों की संख्या अगर पूछिए, संख्या जो है वो कितनी है 9। कौन कौन से राज्य, गुजरात है, यहाँ से तट स्टार्ट हुआ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या टोटल कितनी है 9। इसमें अगर लंबाई के आधार पर देखा है तो जैसे पहले, अच्छा तटीय सीमा जो होगी सबसे ज्यादा तो अंडमान निकोबार की ही है। ठीक है, अभी राज्यों की अगर लेकिन बात की जाएगा सबसे अधिक जो तटीय सीमा है वो गुजरात की है। सर्वाधिक तटीय सीमा किसकी है, तटों की लंबाई जो है किसकी, गुजरात की। पहले ये 1214 थी, सिंपल नंबर था याद करना, अभी 2360 है। कितना किलोमीटर है, 2360। ठीक है, 2360 किलोमीटर, मतलब अभी बस आप नंबर याद करना, सॉरी सबसे ज्यादा किसकी लंबाई है, गुजरात की। ठीक है, अभी वही दूसरे नंबर पे आपका आता है तमिलनाडु आता है, क्या आता है, तमिलनाडु जो है दूसरे नंबर पे आता है। कम से कम 2-3 याद रखना। ठीक है, किंतु पहले जो मेजरमेंट की गई थी उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता था, आंध्र प्रदेश आता था, उसकी लंबाई ज़्यादा थी, किंतु गुजरात की जो तमिलनाडु की जो लंबाई थी वो कम थी। अब जब तटीय सीमा खाड़ियों वगैरह को भी शामिल कर लिया गया, बंदरगाह वाले क्षेत्र में जो खाड़ियाँ वगैरह होती सकरी, और जो मैनुअल आधार पे होकर अब जियोग्राफिकल आधार पर, मतलब अब भूस्थानिक उपग्रह सैटेलाइट्स का यूज करके किया जा रहा है, तो सटीकता उसमें ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो उसके हिसाब से जो आपके दूसरे नंबर पे आती है वो तमिलनाडु है। कौन सा, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो लंबाई है वो 1068 है, 168 किलोमीटर है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आपको जो आता है वो आंध्र प्रदेश है। कौन है, आंध्र प्रदेश, 1053 के आसपास।
थोड़ा ही अंतर है। जबकि सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो क्या होगा, गोवा होगा। ठीक है, सबसे कम अगर पूछा जाए तो गोवा। लेकिन चौथा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चौथा वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, इसकी तटीय सीमा पूर्व में जब 1970 में मेजरमेंट की गई थी, 1970 में मेजरमेंट की गई थी, तो उस समय उसकी तटीय सीमा 157 किलोमीटर थी। मात्रा कितनी थी पश्चिम बंगाल की? पश्चिम बंगाल की जो है मात्र 157 है। अब इसमें जो है अब 157 से बढ़ के इसकी जो सीमा हो 721 हो चुकी है। मतलब टोटल 350%, लगभग 357% की वृद्धि इसमें दिखाई देती है। 157, 57 इधर भी, 57 इधर भी। ठीक है, याद करना आसान है। 157 किलोमीटर से बढ़ के 721 किलोमीटर हो गई है। और प्रतिशत वृद्धि अगर देखा है तो सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि जो है तटीय सीमा में वो पश्चिम बंगाल की है। तो ये अलग से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा में वृद्धि करने वाला अगर राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। जबकि सबसे अधिक सीमा किसकी है? तटीय सीमा गुजरात की है। इसको पश्चिम बंगाल को थोड़ा सा फोकस करके याद रखें कि सबसे ज्यादा तटीय सीमा में वृद्धि किसने किया है? पश्चिम बंगाल। पूर्व में इसकी सीमा कितनी थी? 157 किलोमीटर। और वर्तमान में जो हो गई है वो 357 किलोमीटर। ये वर्तमान का है। और इसमें जो वृद्धि दिखाई देती है, इसमें टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 357% की इसमें वृद्धि दिखाई देती है। इसके बाद आपका महाराष्ट्र आता है, फिर केरला आता है, सभी राज्य हैं। ठीक है, और सबसे कम किसका है? तटों की लंबाई जो है सबसे कम जो है आपको गोवा का है। ठीक है, जितना याद रखना, क्रम आपको याद रखना चाहिए। गुजरात का सबसे ज्यादा, फिर तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश। प्रॉब्लम इसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होती है, क्योंकि हम पहले क्या याद किए थे, आंध्र प्रदेश की ज्यादा थी, तमिलनाडु की कम थी। अब तमिलनाडु ऊपर आ गया है और जबकि आंध्र प्रदेश जो है नीचे चला गया। ठीक है, और चौथा नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है जिसमें प्रतिशत वृद्धि सबसे सर्वाधिक है। 357% के लगभग इसमें वृद्धि दिखाई देती है। ठीक है, और भारत को 6 अंचलों में बांटा गया। और भारत एक मात्र ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है, तो कौन सा? हिंद महासागर है। हिंद महासागर भारत के किस डायरेक्शन में है? दक्षिण में है। और भारत के उत्तर में, उत्तर पश्चिम, इस वाले क्षेत्र में उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में आपको एक नवीन वलित पर्वत दिखाई देता है जिसका नाम क्या है? हिमालय। क्या नाम है? हिमालय। ठीक है, इसके अलावा जो नीलगिरी है, इसके आपको इस साइड में आगे जो कि हम पढ़ेंगे अगले वाले चैप्टर में से, बस अभी सामान्य परिचय देखना है। इस साइड में आपको पश्चिमी घाट दिखाई देता है और यहाँ पे आपको पूर्वी घाट दिखाई देता है। इस वाले क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है? पूर्वी घाट। और इस वाले क्षेत्र में आपको पश्चिमी घाट। और यहाँ पे आपको पूर्वी घाट दिखाई देता है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वो होता है नीलगिरी स्थान। कौन सा होता है? नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ी जो क्षेत्र होता है वहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो पूछी जाती है वो होती है अनाईगुडी, जो कि अन्नामलाई पे स्थित है। और नीलगिरी पे जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेट्टा, जो कि नीलगिरी पे आता है। और दूसरी सबसे बड़ी चोटी होती है, मतलब दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दूसरी दोदा बेट्टा। और सबसे बड़ी अनाईगुडी, जो कि अन्नामलाई पे स्थित है, केरल में। और दोदा बेट्टा कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्रशासित प्रदेश जो है आपका वो अंडमान निकोबार है, जबकि सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। इसको भी याद रखना। ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। और सबसे बड़ा जो है अंडमान निकोबार। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर यूटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि राज्य को लेके यूटी में सबसे अधिक जनसंख्या जो दिल्ली की है और सबसे कम जनसंख्या जो है लक्षद्वीप की है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर लक्षद्वीप है, जबकि जनसंख्या के आधार पर दिल्ली और क्षेत्रफल के आधार पर क्या है? अंडमान निकोबार। और स्टेट में जनसंख्या के आधार पे सबसे कम जो है आपका कौन सा है? सिक्किम है, क्योंकि क्षेत्रफल के आधार पे क्या है? गोवा का। सबसे अधिक जो है राजस्थान में है क्षेत्रफल के आधार पे। जनसंख्या के आधार पे किसका है? उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता जो है लक्षद्वीप की है। यूटी में सबसे अधिक साक्षरता जो है लक्षद्वीप की, जबकि स्टेट में किसकी है? केरल की। इसके अलावा हम दिल्ली स्टेट, दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। ठीक, दिल्ली को जो है दिल्ली एनसीआर बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
दिल्ली एनसीआर के नाम से जाना है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक अमेंडमेंट आया था 69th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत, संविधान संशोधन अधिनियम, ये संविधान संशोधन एक्ट होता है। 69 नंबर का है, 1991 में आता है, इसको याद रखना, ठीक है, इसे रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1991 का है 69 अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत दिल्ली को जो है क्या बोला गया, दिल्ली एनसीआर कहा गया, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर, एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से दिल्ली एनसीआर को जाना गया। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में आता है। इसमें जो है दिल्ली को विशेष अधिकार दिए गए और 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसे याद रखना कि 239 ए 239 ए बी कब जोड़ा गया था, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, और इसमें अभी जल्दी में ही संशोधन हुआ है 2023 में, ठीक है। 2023 में इसमें संशोधन किया गया, जिसमें राज्यपाल को थोड़ा ज़्यादा पावर दी गई, ठीक है। इसके लिए भी कुछ समय पहले विवाद भी हुआ था आम आदमी पार्टी और राज्यपाल के बीच में। दिल्ली में जो है विधानसभा सीटों की बात करेंगे, कितनी है, जो विधानसभा सीट है, लेजिस्लेटिव सीट, विधानसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 70 कितना है। यहाँ पे मिनिस्टर्स की संख्या कितनी है, मुख्य सीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी है, वही सारा साथ है, जितने मतलब सीएम सहित मंत्री जो है इसमें कितने हैं, 7 है। जबकि यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करेंगे, लोकसभा सीटें आई थिंक 4 या 5 है। लोकसभा और राज्यसभा 2 है। नहीं, राज्यसभा की है, नहीं लोकसभा की ज़्यादा है। राज्यसभा की जो है 3 सीट है, जबकि लोकसभा की जो है 7 सीट है। कितना सीट है, 7। राज्यसभा की कितनी है, 3 सीट है। और आपके सीएम सहित मंत्रियों की संख्या भी 7 है। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 70 है। सात जो है दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। और सीएम सहित मंत्रियों की संख्या कितनी है, 7। और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी, 70 है। अमेंडमेंट एक्ट होता है 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 का होता है, और दिल्ली एनसीआर इसका नाम पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में अकेला से दिल्ली नहीं है, 3 और राज्य हैं, ठीक है। कितने राज्य, 3 और राज्य के जिले इसमें शामिल हैं, किंतु एकमात्र ऐसा राज्य तीनों में से जो राजस्थान है, जो दिल्ली के साथ सीमा साझा नहीं करता, किंतु उसके 2 जिले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दिल्ली एनसीआर में कौन कौन शामिल है, सबसे अधिक जो जिले हैं वो हरियाणा के हैं, हरियाणा के जिले सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है यूपी के जिले हैं, फिर राजस्थान। यूपी के टोटल 8 जिले हैं, कितने जिले हैं, 8 जिले हैं, ये याद रखना, ठीक है। और राजस्थान के जो है 2 जिले हैं, अलवर और भरतपुर। तो इनकी संख्या कम है, किसी भी पूछी जा सकती है। हरियाणा की संख्या 14 है ना, लगभग 14 के आसपास है, अलवर व भरतपुर। यूपी का आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले शामली, अगर हम सबसे लास्ट में जो जोड़ा गया था वो शामली ही होता है, जो दिल्ली एनसीआर में सबसे लास्ट में जोड़ा गया था यूपी का जिला वो शामली है। लेकिन अगर मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे यूपी में, तो यूपी का शामली और शामली के बगल में कौन सा है, मुजफ्फरनगर है। शामली और मुजफ्फरनगर है। दूसरे नंबर पे आपका आता है, मतलब क्रम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका क्या बागपत है, उसके बाद है बागपत और मेरठ, फिर गाजियाबाद, फिर आपको गाजियाबाद, बुद्धनगर, और गाजियाबाद के बगल में ही, गाजियाबाद से ही अलग होता है हापुड़ ना, तो हापुड़, गाजियाबाद के जस्ट बगल में आपको हापुड़ दिखाई देता है। और अगला जो होता है गौतम बुद्ध नगर,
और गौतम बुद्ध नगर के बगल में बुलंदशहर दिखाई देता है। कौन सा शहर है? बुलंदशहर। टोटल 8 जिले जो है यूपी के दिल्ली एनसीआर में लगते हैं, ठीक है। इतना याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिल्ली वाला, ठीक है। और हरियाणा के आपके जो है गुड़गांव आएगा, पानीपत है, सोनीपत है, भिवाड़ी है, झज्जर है, ठीक है, और जींद है, इत्यादि जिले हैं हरियाणा और इनका याद रखना। यूपी का आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी के टोटल कितने जिले हैं? 8 जिले जो है दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। क्रम से इनको याद रखना, मैथ रिकॉर्डिंग तो भूलेंगे नहीं हम, ऐसे मैथ भी तैयार हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या देखेंगे तो टोटल 7 है जो स्थल भाग से सीमा साझा करते हैं। कितनी संख्या है इनकी? 7 है। यहाँ पे आपको इस क्षेत्र में आपको पाकिस्तान दिखाई देता है। कौन है? पाकिस्तान। ऊपर जो है आपको क्या दिखाई देता है? इस वाले क्षेत्र में आपको अफगानिस्तान दिखाई देता है। अफगानिस्तान सबसे कम सीमा जो साझा करता है भारत, वो अफगानिस्तान के साथ ही करता है। आगे आपको पूरा दिखाई देता है, इस क्षेत्र में आपको चीन दिखाई देता है। यहाँ पे आपको नेपाल दिखाई देता है, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या है? नेपाल। यहाँ आगे आते हैं, इस क्षेत्र में आपको भूटान दिखाई देता है। यहाँ उत्तर में ही है भूटान, नेपाल और चाइना, ठीक है। ऊपर आपको अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम में आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? पाकिस्तान। इधर पूर्व में आते हैं तो यहाँ पे मिलता है म्यांमार। क्या मिलता है? म्यांमार। और यहाँ अंदर की साइड में आपको दिखाई दे रहा है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश स्थित। तो इनकी सीमा भी पूछी जाती है, मतलब सीमा का नाम क्या है। यहाँ पे एक LAC है, सॉरी LOC है और रेड क्लिफ है। कौन सी लाइन है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ जो है लाइन है किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। जबकि अफगानिस्तान के साथ जो भारत की लाइन खींची गई उसका नाम है डूरंड लाइन। ये रेड क्लिफ लाइन है, ये डूरंड है। रेड क्लिफ लाइन जो है अगस्त 1947 में खींची गई थी, 1947 में अगस्त महीने में। जबकि अफगानिस्तान वाली जो लाइन है डूरंड लाइन है, वो 1894 का है। कितना है? 1896 सॉरी 1896 में, जिसको मार्टिमर डूरंड द्वारा खींचा गया था। कब खींचा गया था? 1896 में मार्टिमर डूरंड ने इसको, मतलब इसके सीमा का निर्धारण किया था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम डूरंड लाइन पड़ा। क्योंकि चीन वाला जो है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। ये मैकमोहन लाइन है और इसे जो है 1914 में, कब किया गया था? 1914 में। और ये 1896 AD में, और ये वाला 1947 में, ठीक है। लाइन याद करना सिंपल है, ये सब नंबर पूरे देते हैं। इसके अलावा जो म्यांमार वाले क्षेत्र में आपको अराकान योमा पर्वत दिखाई देता है, ठीक है। पटकाई मूंग की पहाड़ी वगैरह जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। और बांग्लादेश के साथ भी आपको रेड क्लिफ लाइन दिखाई देती है। उसी समय इसका निर्धारण हुआ था। एक तो रेड क्लिफ लाइन दिखाई देती है, रेड क्लिफ लाइन। दूसरा जो है 0 डिग्री लाइन, शून्य रेखा, ठीक है। ये दो लाइन याद रखना, एक 0 डिग्री लाइन है, दूसरा रेड क्लिफ। जो 0 डिग्री लाइन है वो आपको त्रिपुरा के पास में दिखाई देती है। कहाँ पे दिखाई देता है? त्रिपुरा के पास में, ठीक है। तिब्बत की राजधानी क्या थी? लाशा। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था किसी प्राइमरी स्कूल में, इसकी कहानी सुना। उसमें उसके टीचर ने, मतलब कोई बाहर से इंटरव्यूअर आया था या कोई अधिकारी आया था, तो उन्होंने पूछा कि तिब्बत की राजधानी है। तो टीचर जो है पीछे से हाथों में क्या ऐसे लाशा, पता है ना, जो सीरे का लाशा लग जाता है तो हाथ चिपचिपा हो जाता है,
तो टीचर इशारा करके ऐसे ऐसे बता रहे हैं कि हाथों में जब लाशा लग जाता है पीछे से, और इधर सामने से पूछा, बच्चा समझ नहीं पाया कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो लाशा बोलते हैं लाशा, तो लाशा उसकी राजधानी है। अब पाकिस्तान की सीमा, सबसे अधिक सीमा अगर पहले देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ है। भारत की सीमा जो है सबसे अधिक किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। ये याद रखना, सर्वाधिक सीमा जो है भारत की बांग्लादेश के साथ है, 4096.6 या 7 के आसपास, लगभग 7 माना था, 7 किलोमीटर, कितना है? 4096.7 किलोमीटर जो है भारत की बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। और वहीं म्यांमार इसके बगल में है, जिसके साथ लगता है आपकी भारत की सीमा कितनी? 1643 किलोमीटर। कितना लगता है? 1643। ऊपर आएंगे तो आपको भूटान दिखाई देगा, और भूटान में जो लंबाई है एकदम 700 से एक कम जो है, मतलब 699 किलोमीटर जो है ये सीमा लगती है भूटान के साथ में। नेपाल के साथ में जो भारत की सीमा लगती है वो 1751 किलोमीटर लगती है। कितना? 1751 किलोमीटर। और वहीं चीन के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो 3488 किलोमीटर लगती है। कितना लगता है? 3488। हाँ, और पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है वो कितना लगती है? 3323 जो है भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है भारत। और वहीं अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है भारत, 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो है भारत अफगानिस्तान के साथ सीमा का साझा करता है। ठीक है, ये नंबर भी याद रखना, इनको अरेंज करने के लिए पूछा सकते हैं। डायरेक्ट डेटा तो नहीं पूछ सकते, लेकिन आप बांग्लादेश को अलग है और आप अफगानिस्तान सबका याद करना सिंपल ही, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बाउंड्री पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जितने भी देश हैं उनमें से 2 देश को छोड़ दिया जाए, भूटान और म्यांमार, तो बाकी सभी देश 5 राज्य और यूटी से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद करते हैं, म्यांमार को और भूटान को छोड़ के जो बाकी देश बच रहे हैं, और अफगानिस्तान को छोड़ दो, ठीक है, बाकी बचे हुए जो देश हैं मुख्यतः वो 5 राज्य और यूटी और राज्य मिला के 5 से सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपका पाकिस्तान देखते हैं। पाकिस्तान जो है यहाँ पे आपको गुजरात दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है? गुजरात से सीमा साझा करता है। उसके ऊपर आपको राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर, और इस क्षेत्र में क्या है? लद्दाख। इन 5 राज्यों से साझा करता है। ठीक है, लद्दाख, 2 यूटी और 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। जबकि सबसे अधिक सीमा इसमें पूछा जाएगा तो राजस्थान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ लगती है। पाकिस्तान कितना? 3523 किलोमीटर। और सीमा जो है सबसे ज़्यादा, सबसे पहले क्रम से अगर देखें तो लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ठीक है, दूसरा नंबर क्या था आपका? अफगानिस्तान का है, और मैक्सिमम इसमें किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। ठीक है, मैक्स सबसे अधिक सीमा जो है राजस्थान के साथ पाकिस्तान की लगती है। दूसरा आपका अफगानिस्तान आता है, 106 किलोमीटर, और ये किसके साथ लगता है? लद्दाख के साथ लगता है। किसके साथ सीमा लगता है? लद्दाख के साथ। आगे बढ़ेंगे तो चीन दिखाई देता है। ठीक है, चीन, और मैप के अकॉर्डिंग देखें तो आपको सबसे ऊपर लद्दाख दिखाई देगा। यहाँ पे क्या? लद्दाख। इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड के बाद इधर पूरा नेपाल आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो आपको सिक्किम दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सिक्किम, और असम जो है अंदर की डायरेक्शन में, उसके ऊपर भूटान है, इसीलिए असम तो लगता नहीं है, तो असम एग्जाम में कंफ्यूजन करने के लिए पूछा जाता है। यहाँ पे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल, इस वाले क्षेत्र में जो अरुणाचल। तो ये टोटल कितने हुए? लद्दाख हो गया, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। टोटल सीमा कितनी होगी? 5 राज्य, यूटी मिला के टोटल 5। ठीक है, ये ध्यान देना, जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर की सीमा चीन से नहीं लगती है। असम की सीमा जो है वो भी चीन से नहीं लगती है। दोनों का याद रखना, जम्मू कश्मीर और असम, ये दोनों चीन से सीमा साझा नहीं करते हैं। एक तो लद्दाख करता है,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। जबकि सबसे अधिक सीमा जो साझा करता है वो अरुणाचल प्रदेश करता है, ठीक है। और सबसे कम सीमा जो साझा करता है वो हिमाचल प्रदेश जो है सबसे कम, ये मिनिमम है, जबकि मैक्सिमम में जो है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसका मैक्सिमम याद रखना, मैक्सिमम सीमा साझा करता है पाकिस्तान राजस्थान के साथ। आगे आपको नेपाल दिखाई देता है। नेपाल कितना है, 1751 किलोमीटर। नेपाल, यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिखाई दिया था, एक तो उत्तराखंड हो गया, नेपाल के जस्ट नीचे यूपी की सीमा लगती है और इधर बगल में बिहार की सीमा लगती है, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 3 राज्य इधर से। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपको पश्चिम बंगाल जाते हुए दिखाई देता है, तो एक पश्चिम बंगाल और ऊपर जो है सिक्किम। तो 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है नेपाल। किसके के साथ, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सबसे ज्यादा सर यूपी का ही होगा। हाँ यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है यूपी का लगता है नेपाल के साथ में, ठीक है। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आपका क्या था, सिक्किम है। ठीक, तो नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम भी कुछ, जिलों के नाम पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं। टोटल 7 जिले जो है उत्तर प्रदेश के नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले पीलीभीत दिखाई देता है, ठीक है। पीलीभीत, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, उसके बाद आपको क्या दिखाया, सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज और कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इसको आप यूपी स्पेशल तो पढ़ते ही है, ठीक है। 7 जिले जो है किससे लगते हैं, यूपी के साथ, नेपाल के, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। इनकी संख्या नेपाल के साथ कितने हो गए, 5। अगला कौन सा है, भूटान। भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और ये सबसे पहले इधर देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इसकी सीमा जो है असम से लगती है। असम और अरुणाचल प्रदेश 2 इधर रहेंगे, ठीक है। असम के साथ सबसे ज़्यादा सीमा, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, सबसे अधिक सीमा याद रखना। भूटान का किससे लगता है, अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि असम से लगता है। असम के ऊपर ही अरुणाचल प्रदेश पूरा घेरे हुए हैं, नहीं तो वो चाइना से टच करता बॉडी। तो सबसे ज़्यादा असम हो गया, फिर अरुणाचल प्रदेश है दूसरे नंबर पे जो अरुणाचल प्रदेश है, उसके अलावा सिक्किम और फिर आपका पश्चिम बंगाल है, फिर सिक्किम है। अगर क्रम से देखेंगे तो इसमें कौन कौन से, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, सिक्किम के बाद कौन सा, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला जो है आपका म्यांमार है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर सीमा लाइन है म्यांमार की। और इसको क्रम से याद करना मैप में। सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर व मिजोरम, ठीक है। ये म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीमा जो भारत की लगती है वो किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है, और वो 4096.6 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ जो सीमा साझा करता है भारत, उसको सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ करता है। किसके साथ करता है, पश्चिम बंगाल के साथ करता है, ये याद रखना, ठीक है। और आपको यहाँ पे पश्चिम बंगाल इस क्षेत्र में आपको पश्चिम बंगाल दिखाई देता है, यहाँ पे आपको त्रिपुरा दिखाई देगा, या आगे मिजोरम में टच कर रहा है, ठीक है। इस क्षेत्र में आपको मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, यहाँ पे आपको मेघालय दिखाई देगा, और इस क्षेत्र में आपको क्या दिखाई देता है, असम दिखाई देता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश ऊपर होगा, इसको असम हो गया। यहाँ पे आपको मेघालय,
असम के नीचे मेघालय, उसके बाद मिजोरम इधर और अंदर की तरफ त्रिपुरा। ठीक है, टोटल 5 राज्य से लगता है। बांग्लादेश की सीमा कितने राज्य लगती है? 5। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से लगता है। ठीक है, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब मैक्सिमम देखेंगे सब में लगभग 5-5 है। नाबार को छोड़ दिया, भूटान को छोड़ दिया तो सब इन तीनों में क्या है, 3 में 5-5 है। ठीक है, इधर पाकिस्तान में 5 है, चाइना में टोटल 5 है संख्या के आधार पे, नेपाल में भी 5 है और बांग्लादेश में भी 5 है। बाकी आपके भूटान और म्यांमार में कितने बचेंगे? 4-4 है। और ये अफगानिस्तान जो है उनकी संख्या कितनी? 3, मतलब 1 है। लद्दाख ही बस टच करता है अफगानिस्तान को। टोटल ये लंबाई अगर निकाली जाती है तो 15,106 बोलते हैं, इसको 7 मान लें, 15,106.7 किलोमीटर आता है। भारत की जो स्थलीय सीमा होती है किसी देश के साथ जो लगती है, ठीक है, वो कितना है? 15,106.7 किलोमीटर। ठीक, इसको याद रखें। आगे जो है कुछ जैसे ये इनकी रेखाएं होंगी वैसे ही भारत भी कुछ और है। एक लक्षद्वीप आपको यहाँ दिखाई देता है। ठीक है, लक्षद्वीप, उसके नीचे मालदीव है, यहाँ पे मालदीव, और इधर आपको नीचे जो है अंडमान निकोबार दिखाई देता है। अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार का जो ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ अंडमान, उत्तरी अंडमान। और यहाँ पे आपको कोको द्वीप दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कोको द्वीप, ये किसका अधिकार है? म्यांमार का। तो उत्तरी अंडमान को कोको चैनल से जो अलग करता है, उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से जो अलग करता है उसको क्या बोलते हैं? कोको चैनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोको चैनल। यहाँ पे एक कोको चैनल है। ठीक है, कोको चैनल द्वारा जो है उत्तरी अंडमान जो है म्यांमार से अलग होता है। कोको पे किसका अधिकार है? म्यांमार का। ठीक है, ऐसे ही नीचे आप जाएंगे तो जो आपका ग्रेट निकोबार है, कौन सा है? ग्रेट निकोबार है। तो ग्रेट निकोबार के पास में आप नीचे आपको सुमात्रा दिखाई देगा। आगे बढ़ेंगे, सुमात्रा। तो ग्रेट निकोबार को जो सुमात्रा से अलग करता है उसको हम ग्रेट चैनल या 6 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं। एक तो आपको क्या है? कोको चैनल, कोको चैनल जो कि उत्तरी अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है। कोको द्वीप यानी म्यांमार से अलग करता है। दूसरा है 6 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल, ये क्या करता है? आपके ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया से अलग करने का काम। और यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के पास में आपको मालदीव दिखाई दे रहा है। मालदीव को किससे? मिनी काय से। लक्षद्वीप के मिनी काय से और मालदीव को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। कितने डिग्री चैनल? 8 डिग्री चैनल जो होते हैं ये मिनी काय को, मिनी काय व लक्षद्वीप मालदीव के बीच में स्थित। किसके बीच में स्थित है? लक्षद्वीप को मालदीव को अलग करता है।
इसी 8 डिग्री के ऊपर आपको 9 डिग्री चैनल दिखाई देता है, जो कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप मिनिकॉय है, और उसके ऊपर बाकी बचे हुए द्वीप जो है उन दोनों को अलग करता है, मतलब अमीनी द्वीप को अलग करता है मिनिकॉय से। कौन सी चैनल? 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है आपके मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य, मतलब जो अन्य द्वीप इसके बचे हुए हैं लक्षद्वीप के, जिसमें आपका क्या आता है, अमीनी द्वीप वगैरह आता है, अमीनी द्वीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के जो बाकी अन्य द्वीप होते हैं उनको अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल दोनों जो है लक्षद्वीप के पास में स्थित है, जबकि यहाँ पे आपको दिखाई देता है 10 डिग्री चैनल। कितनी चैनल? 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल जो होता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किससे अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगर पूछा जाए कि अंडमान का कौन सा, तो अंडमान का जो क्रम देखते हैं, सबसे ऊपर उत्तर आता है, फिर मिडल आता है, फिर साउथ आता है, बाद में स्मॉल आता है, लघु अंडमान आता है, और नीचे निकोबार में जाता है तो एक कार निकोबार होता है, ग्रेट निकोबार, पहले कार निकोबार फिर ग्रेट निकोबार। तो 10 डिग्री चैनल जो होता है वो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। दस डिग्री चैनल जो है लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। और एक पाक जल संधि है, ठीक है, पाक जल संधि यहाँ पर दिखाई थी, पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक स्टेट है। तो आपको 8 डिग्री चैनल और पाक स्टेट भारत को 2 द्वीपीय देशों से अलग करता है, एक तो लक्षद्वीप से और मालदीव से। इसके ऊपर 7 देश पड़े थे, 7 देश जो स्थल भाग से सीमा साझा करते हैं, बाकी 2 देश जो होते हैं वो जलीय भाग में स्थित है, तो जलीय सीमा भारत के साथ बनाते हैं। वो कौन कौन से? श्रीलंका है और मालदीव। श्रीलंका जो है वो पाक स्टेट से अलग होता है, तो पाक स्टेट जहाँ पे है, और यहाँ पे कन्याकुमारी है, और श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप जो ऊपरी वाला भाग है उसको बोलते हैं जाफना प्रायद्वीप, बोलते हैं श्रीलंका के, क्या बोलते हैं? जाफना प्रायद्वीप। तो जाफना प्रायद्वीप को कन्याकुमारी से अलग करता है कौन? यहाँ पे एक पाक स्टेट अलग करता है। यहाँ पर एक ब्रिज दिखाई देता है जिसको हम क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। और आदम ब्रिज का ही एक पार्ट है आपका पंबन द्वीप, ठीक है, जो पंबन द्वीप है वो आदम ब्रिज पे ही स्थित है। पंबन द्वीप मतलब रामेश्वरम जो है वो पंबन द्वीप पे है ना, तो आदम ब्रिज का ही पार्ट क्या है? पंबन द्वीप, उसी पे रामेश्वरम है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? आदम ब्रिज दिखाई देता है, और इसी पे है पंबन द्वीप, और पंबन द्वीप पे क्या है? रामेश्वरम। ठीक, तो रामेश्वरम कहाँ पे है? पंबन द्वीप पे है। तो कंफ्यूजन होता है कभी कभी एग्जाम में कि भारत की मुख्य भूमि क्या है, मतलब दक्षिणतम मुख्य भूमि किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में रामेश्वरम भी रहता है, कन्याकुमारी में, लेकिन मुख्य भूमि का आंसर क्या होता है? कन्याकुमारी होता है, न कि रामेश्वरम। बात कर देते मन्नार की खाड़ी तो आगे पड़ेगी। जाफना प्रायद्वीप है, और इधर तमिलनाडु का जो आपका कन्याकुमारी है, इसके बीच में आप आदम ब्रिज देखते हैं। आदम ब्रिज पे आपको एक पंबन द्वीप दिखाई देता है जहाँ पे रामेश्वरम है, और अगर दक्षिणतम मुख्य भूमि भारत का पूछा जाए तो क्या होगा? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो भारत का क्या है? दक्षिणतम मुख्य भूमि। और ये जो आदम ब्रिज स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है अगर पूछा है? कन्याकुमारी के बाद से धनुषकोडी नामक एक स्थान है, वहां से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है आदम ब्रिज? इसकी शुरुआत जो होती है तमिलनाडु का एक धनुषकोडी है,
धनुषकोडी से शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? धनुषकोडी से होती है, इसको भी याद रखना, ठीक है। पम्बन द्वीप, सॉरी आदम ब्रिज की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? धनुषकोडी से होती है। और इसी में पम्बन द्वीप है, पम्बन द्वीप पे ही रामेश्वर है। लास्ट, एक माइल में कितना किलोमीटर होता है? एक माइल में 1.584 कितना होता है? 1.584 होता है, जबकि एक समुद्री माइल जो होता है उसमें 1.824 824 सो 584 है और उसमें कितना है? 824 है। इसको लिख रहे हैं, ठीक है। एक होता है एक फायदा होता है, 15 के बराबर होता है। एक फायदा जो होता है वो 6 फुट के बराबर होता है। एक फायदा जो होता है 6 फुट के बराबर होता है। एक माइल जो होता है वो 1.584 किलोमीटर होती है, जबकि एक समुद्री मील जो होता है, समुद्री मील थोड़ा ज़्यादा होती है, 1.824 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 1.824 किलोमीटर होता है समुद्री मील, जबकि एक मील कितना होता है? 1.584 किलोमीटर होता है। और एक फायदम जो होता है क्या होता है? 6 फुट। फैदोमीटर जो होता है जिसका यूज गहराई मापने के लिए किया जाता है। फैदोमीटर का यूज किसमें करते हैं? गहराई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही सोनार होता है, सोनार का भी यूज गहराई मापने के लिए किया जाता है, या कोई भी वस्तु नीचे गिरी हुई है समुद्र में तो उसकी भी ऊंचाई मतलब उसकी गहराई पता करने के लिए सोनार का हम प्रयोग करते हैं। सोनार में क्या कौन सी ध्वनि छोड़ी जाती है? अल्ट्रासोनिक पैरा ध्वनि जो होती है उससे छोड़ा जाता है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि छोड़ी जाती है। प्रादेशिक जल सीमा एक होता है, ये देखिए, एक होता है प्रादेशिक जल सीमा और एक होता है संलग्न क्षेत्र, ठीक, कॉन्टिजेनियस जोन, और एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये भारत का तटीय क्षेत्र है, ठीक है। तटीय क्षेत्र में क्योंकि सब कटी फटी है, तटीय क्षेत्र सीधी तो है नहीं, इसको एक सीधी रेखा माना जाता है, सीधी रेखा खींची जाती है, ठीक है। सीधी रेखा जब खींची जाती है उसको हम बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। इस सीधी रेखा को हम क्या बोलते हैं? आधार रेखा। और आधार रेखा से 12 समुद्री मील, कितना समुद्री मील? 12 समुद्री मील जो होता है वो आपका आधार रेखा से 12 समुद्री मील, इसको क्या बोलते हैं? एक होता है 12 समुद्री मील, दूसरा कितना है? इसी का डबल 24 समुद्री मील। क्षेत्र, इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक जल सीमा। ये वाला क्षेत्र जो होता है इसको क्या बोलते हैं? प्रादेशिक जल सीमा बोलते हैं, जो 12 समुद्री मील तक होता है, जबकि आधार रेखा से ही है दूसरी वाली, ठीक है। मतलब 12 + 12 24 होगा, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र, मतलब कॉन्टिजेनियस जोन बोलते हैं उसको, ठीक है। संलग्न क्षेत्र ये क्या है? भारत का संलग्न क्षेत्र जो कि 24 समुद्री माइल यानी 24 × 1.584 करेंगे, लगभग कितना आएगा? 24, लगभग कितना आएगा? 36 के आसपास, 36 किलोमीटर के समथिंग पड़ेगा, ठीक है। दूसरा जो होता है यहीं से अगर हम देखें आगे तक लगभग 200 समुद्री माइल, कितना? 200 समुद्री मील, इसको बोलते हैं भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। कैसा होता है? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो प्रादेशिक जल सीमा होती है आधार रेखा से कितनी होती है? 12 समुद्री मील होती है, जबकि सन्निहित क्षेत्र या कॉन्टिजेनियस जोन जो होता है वो 24 समुद्री माइल होता है।
और अगला जो है आपका क्या है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र वाला जो है वो 200 समुद्री माइल होता है। ठीक है, जो आपका प्रादेशिक जल सीमा होती है, यहाँ पे भारत का संपूर्ण तरह से संप्रभुता होती है, पूर्ण संप्रभुता यहाँ पे दिखाई देता है, अधिकार क्षेत्र होता है, ये भारत के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि जो कॉन्टिजिनियस जोन होता है, यहाँ पे कोई और देश मतलब यहाँ पे शुल्क वगैरह वसूलने का, टैक्स वसूलने का भारत अगर भारत का है तो भारत का अधिकार क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पे सीमा शुल्क हो गया, वित्तीय आवागमन जो होती है। ठीक है, और स्वच्छता संबंधी कानूनों का उल्लंघन करने पर दंडित करने का अधिकार होता है। कोई अन्य देश यहाँ पे किसी अन्य देश का जहाज वगैरह आता है तो टैक्स वसूलने का अधिकार है, या किसी तरह की स्वच्छता से संबंधित अगर उल्लंघन हो रही तो उसके प्रति दंडित करने का भी अधिकार होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उसे बताइए। जैसे भारत के निम्नलिखित राज्यों में भौगोलिक क्रम में घटते क्रम में पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। तो आप इनमें बताइए। सबसे ज़्यादा राजस्थान होगा, उसके बाद कौन सा दिया गया? महाराष्ट्र है, 2 तो लग ही जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो 1-3 एक ही ऑप्शन में था, तो उसको आराम से कर सकते हैं, अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी हो जाता है। ठीक है, और पूछा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच जो मध्य सीमा रेखा है उसको हम क्या बोलते हैं, कैसी सीमा रेखा है? एक तरह से इसमें ऑप्शन था अध्यारोपित है, अवशिष्ट है, परवर्ती है या पूर्ववर्ती। अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड है, मतलब किसी देश के द्वारा दूसरे देश के द्वारा जब किसी देश की सीमा का निर्धारण किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अध्यारोपित सीमा बोलते हैं। बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं साझा करता? पूछा गया, ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। बांग्लादेश नागालैंड से नहीं करता, नागालैंड जो है म्यांमार से करता है, न कि बांग्लादेश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है, और एक पूछा गया, स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आप बताते जाना। ठीक है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत है, 7वां नंबर पे आता है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, सही है। स्थलमंडल पूरे विश्व की बात हो रही है। ठीक है, जबकि समूचा भारत जो होता है उष्ण कटिबंध में स्थित है, ये गलत है। समूचा पूरा भारत जो उष्ण कटिबंध में नहीं, क्योंकि 23.5 डिग्री जो होती है उसके उत्तर में उपोष्ण और उसके नीचे क्या है? उष्ण कटिबंध। नीचे उष्ण आएगा, ऊपर क्या आएगा? उपोष्ण आता है। ठीक है, मतलब उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में भारत स्थित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय का निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो ये बात सही है, और ये इसका निर्धारण जो होता है कहाँ से होता है? भारतीय मानक समय का मिर्जापुर से होता है, इसको ऐड कर लेना। तो मिर्जापुर से निर्धारण किया, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भारतीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर करके रखा जाती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। और भारतीय मानक समय रेखा, मैं ऑप्शन बोलूँगा, आपको बताना है भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र से होकर नहीं जाती। भारत का सबसे साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउथर्न पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक, जब भी साउथर्न मोस्ट की बात की जाएगी उसमें क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, ध्यान देना। अगर साउथर्न मोस्ट बोला गया तो क्या आएगा? इंदिरा पॉइंट। किंतु अगर मुख्य भूमि का अगर साउथर्न पूछा गया तो क्या होगा? कन्याकुमारी पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है, सही है गलत? असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, तो दोनों के साथ साझा करता है। जबकि पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, सही है गलत? भूटान से भी किया था और नेपाल से भी करता है। तो पश्चिम बंगाल भी दोनों से करता है, असम भी दोनों से करता है। ठीक, जबकि पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से करता है, बांग्लादेश से भी करता है, भूटान से भी करता है और नेपाल से भी करता है। ऐसे ही आपका लद्दाख है, अफगानिस्तान से भी करता है, पाकिस्तान से और चाइना से भी करता है। और सेम स्थिति अरुणाचल प्रदेश की है, वो चाइना, भूटान और म्यांमार से करता है। ठीक है, और आपका ऐसे ही सिक्किम है, सेम स्थिति। सिक्किम भी जो है चाइना, नेपाल और भूटान। तो लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो 3-3 देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य? लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये 3-3 राज्यों से 3-3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा
करती है। आगे मिजोरम का पूछा गया, जो मिजोरम है, और मिजोरम जो है 2 राज्यों से करता है। असम और मिजोरम जो है 2 राज्यों से करते हैं। असम जो है भूटान और बांग्लादेश के साथ, जबकि मिजोरम जो है आपका म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगती है, इसमें मेघालय था, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मिजोरम, तो मणिपुर के साथ मेघालय बांग्लादेश की सीमा साझा नहीं होती है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे, ये तो आसानी। अच्छा, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 3 तरफ से घिरा हुआ है? त्रिपुरा जो है 3 तरफ से घिरा हुआ है। दमन एवं दीव के बारे में पूछा गया कि दमन एवं दीव जो है, अच्छा ये दमन दीव इतिहास में हम पढ़े ना, दमन दीव और पुडुचेरी वगैरह, तो जब पुडुचेरी है वो फ्रांस से अलग हुआ था, मतलब उससे स्वतंत्र हुआ है, जबकि दमन एवं दीव जो होता है वो किससे हुआ था? पुर्तगाल से हुआ। इसमें ऑप्शन दिया गया था कि ये स्वतंत्रोत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था, जब स्वतंत्र हुआ उस समय किसके आधिपत्य में था? ब्रिटिश। तो ये गलत बात है, ये किसके अधीन था? पुर्तगाल के अधीन था। ठीक, आपका जो पुडुचेरी है वो 1954 में अलग हुआ था, जबकि दमन एवं दीव वाला क्षेत्र है और गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा, ये 1961 में आज़ाद होता है पुर्तगाल से। किससे आज़ाद होता है? पुर्तगाल से। इसकी राजधानी जो है दमन है, ये सही है। पुडुचेरी के जिलों की बात करेंगे तो कौन कौन से जिले थे पुडुचेरी के? एक तो माहे है, केरल में माहे पड़ता है, कराईकल और यनम। कराईकल जो होता है आपका तमिलनाडु में है, यनम जो है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, और पुडुचेरी एक स्वतंत्र खुद भी ये जिला है, जो कि पुडुचेरी तमिलनाडु के पास में स्थित है। कहाँ पे? तमिलनाडु के नियर में स्थित है। तो ये पूछे जाते हैं कि माहे किसके पास में, कौन से राज्य के पास है, यनम किस राज्य के पास में है। ठीक है, इसको ध्यान दें। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा गया है, किनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, या कौन से 7 सिस्टर्स के पार्ट्स नहीं है? उसमें मेघालय था, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो पश्चिम बंगाल जो है इसका पार्ट्स नहीं है। ठीक है, असम का एक पूछा था, असम का ध्यान देना कि सीमा रेखा पूछा थी। असम एक ऐसा मात्र 7 सिस्टर में स्टेट है जो बाकी 6 अन्य स्टेट से सीमा साझा करता है। असम जो है बाकी 6 जो 7 सिस्टर में से 6 बचेंगे ना, उन सभी से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश से करता है, नागालैंड से भी करता है, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन सभी से अपनी सीमा साझा करता है असम। ठीक है, इसको याद रखना। तो मतलब टोटल कितना, और पश्चिम बंगाल, बाकी इधर आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल से भी करेंगे। 6 तो 7 सिस्टर्स में करते हैं और एक पश्चिम बंगाल से। तो असम की जो सीमा है कितने राज्यों से लगती है? टोटल 6 धन 1 6 + 1 7 से लगती है। 6 जो है 7 सिस्टर के हैं और एक पश्चिम बंगाल जो है असम के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे उत्तर प्रदेश है जो कि सभी राज्यों में सबसे अधिक सीमा अगर पूछा है तो उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों के साथ करता है। टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी से करता है। राज्यों में अगर पूछा है तो आपका हिमाचल प्रदेश, सबसे कम सीमा उत्तर प्रदेश की जो लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। उसके बगल में आपको दिखाई देता हरियाणा है, हरियाणा से नीचे आते हैं तो राजस्थान दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पे बीच में आपको दिल्ली दिखाई देता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की जो है सबसे अधिक सीमा साझा होती है। मध्य प्रदेश के साथ जो है सबसे अधिक सीमा साझा करता है। और मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ आता है क्रम में आगे, फिर आपका जो है झारखंड, फिर बिहार। ठीक है, और ऊपर आप एक अंतर्राष्ट्रीय देश के साथ अर्थात नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। टोटल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, कौन सा ऐसा? पंजाब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नहीं शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित जिले पूछे गए थे, अंबाला, करनाल, ये यूपीपीएससी 2011 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अंबाला दिया गया है, करनाल है, कौन सा स्थित है, कौन सा है ये पूछा गया। ठीक है, ध्यान, अंबाला है, खुर्जा, करनाल और रोहतक। ये जब क्वेश्चन बना था उस टाइम बुलंदशहर नहीं था, बुलंदशहर का खुर्जा जो अभी शामिल है तो बुलंदशहर भी आएगा। ठीक है, खुर्जा तो उसी क्षेत्र में आता है, बुलंदशहर। तो जो करनाल शामिल है, अंबाला नहीं है। ठीक है, अंबाला दूर है, और रोहतक भी है। ठीक है, रोहतक भी है, अंबाला भी है। ये हरियाणा की बात करते हैं। उसके अलावा पानीपत है, सोनीपत है। ठीक है, और गुड़गांव भी है, मतलब गुरुग्राम हो गया, जींद हो गया, झज्जर हो गया, रोहतक ऑलरेडी है। ठीक है, तो टोटल उसके कई जिले हैं जो दिल्ली एनसीआर में शामिल होते हैं। भारत की सबसे समुद्री तट सीमा सबसे अधिक जो लंबा है वो किसका है? गुजरात का। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, उसका क्रम हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा वो आगे कल ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, जिनमें आपको आर्कियन युग है, उसके बाद जो है धारवाड़, फिर कुडप्पा, विंध्य,
इसके बाद क्या आता है गोंडवाना लैंड या टर्शियरी फिर क्वार्टनरी वाला, ठीक है, उसको पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।